हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आरआरबी के लिए एक लाइव वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। सो आज हम उस चीज को यहां पर फॉलो करते हुए आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं। आज जो हम रीजनिंग के अंदर सबसे पहले समझने वाले हैं, देखो रीजनिंग की बात नहीं करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो भी एग्जाम के अंदर आता है। थोड़ी थोड़ा मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मेजर जो फोकस रहने वाला है वो रीजनिंग के ऊपर रहने वाला है। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप बिगनर हैं, और अगर आप रिपीटर हैं तो आप इस वीडियो में वो पोर्शन ढूंढो जहां पर मैं ये बता रहा हूं कि हम एग्जाम को टैकल कैसे करेंगे या फिर हम एग्जाम को कैसे अप्रोच करें जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। कुछ प्री में अटक रहे हैं, कुछ मेंस में अटक रहे हैं और कुछ फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, तो उसमें कहां दिक्कत आ रही है आज हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की अगर बात करें, बिगनर्स आप बड़े ध्यान से समझना यहां पर। तो हमारे पास डेट्स हैं कि हमारा एग्जाम कब होना है, हमारे पास सारी डेट्स हैं। आरआरबी पीओ पहले है, क्लर्क बाद में है। तो पहले आरआरबी पीओ के लिए बात करते हैं। क्लर्क एक महीने बाद, पीओ के एक महीने बाद क्लर्क है, तो हमें मेजर फोकस हमारा आरआरबी पीओ पे होना चाहिए। और अगर हम पीओ की प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हैं तो क्लर्क की ऑटोमेटिकली वहां पर हो जाएगी, क्योंकि पीओ से थोड़ा सा जो लेवल है क्लर्क का वो नीचे ही रहता है। ठीक है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो यहां पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। अपना रीजनिंग का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है। सिलेबस ही नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, हम यहां पर वेटेज भी डिस्कस करेंगे कि किस पोर्शन से या फिर किस चैप्टर से आपके कितने वेटेज रहता है हर टॉपिक का, कितने मार्क्स के लिए कितना अपने पास रहेगा या कितने क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मिनिमम कितने आ सकते हैं, क्या हर शिफ्ट में आएंगे या नहीं आएंगे। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ रीजनिंग के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और कैसे शुरू करना है हमें तैयारी करना, हम आज वो बात करने वाले हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे हम रीजनिंग का आपके साथ। ठीक है। रीजनिंग का थोड़ा सा आपके साथ इंट्रोडक्शन करूंगा और बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आरआरबी के एग्जाम में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या मेजर रोल प्ले करती हैं चीजें, तो वो सब डिस्कस करेंगे। और मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे खुद के जो एग्जाम एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कहां पे चूक होती है, बच्चे क्या गलती करते हैं और क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं। पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं और जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। देखो अब आरआरबी के पहले पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद सिलेबस को बात करते हैं। पैटर्न की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन है। देखो अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा, मैंने एक वीडियो और बनाया था आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए कि आपको कैसे शुरू करना चाहिए, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स हैं, मतलब हर क्वेश्चन का एक नंबर मिलने वाला है और आपको 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के सेक्शन के। ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं ये पिछले साल ही हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस साल भी ये सेम रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन का एक मार्क है, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक मार्क है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम यहाँ पर, तो 1/4 है। मतलब अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। मेंस की बात करें आपके, तो 40 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के और 50 नंबर के वो होने वाले, मतलब मार्क्स जो है वो आपके 50 होने वाले, मतलब हर जो क्वेश्चन है वो 1.25 मार्क्स का है वहां पर मेंस के अंदर। लेकिन देखो होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूं। मेंस का एग्जाम आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है वो 50 मार्क्स का है, बट लेट्स से मान लेते हैं आपके 50 आउट ऑफ 50 आ चुके हैं। ऐसा हमने मान लिया कि आपके 50 आउट ऑफ 50 आ चुके हैं, बट आपको जो मार्क्स है ना वो आउट ऑफ 40 ही मिलेंगे। तो जितने भी आपके मार्क्स होंगे XYZ, आपके कितने भी मार्क्स हैं उनको डिवाइड कर लिया जाएगा 1.25 से और उसको चेंज कर दिया जाएगा 40 में। ऐसा क्यों किया जाता है वो हमें भी नहीं पता आज तक कि वो क्यों करते हैं। और सेम चीज वो कंप्यूटर के साथ करते हैं कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है आपका वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें भी वो आउट ऑफ 40 मार्क्स रखते हैं। तो मतलब जितने भी आप यहां पर मार्क्स उठाने वाले हो उसको वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं और आउट ऑफ 40 वो निकाल लेते हैं। जैसा यहां पर मार्क्स मैंने रीजनिंग के लिए बताया, ऐसा ही सेम आपका किसके साथ होता है, मैथ्स के साथ। तो मैथ्स में भी ऐसा ही सेम चलता है कि जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उनको 1.25 से वो डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो जब रिजल्ट निकालते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट्स तक वो लेके जाते हैं। ठीक है। चलिए सो अब हम यहाँ पर सिलेबस की थोड़ी सी बात करते हैं और बाद में थोड़ा सा और बताऊंगा एग्जाम को टैकल कैसे करना है।
सबसे पहले अगर जो मैं मेजर मेजर पॉइंट्स को उठा लेता हूं यहां पर, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे ज्यादा देखो सिलेबस में क्या क्या है वो सब डिस्कस करेंगे, बट हमारे पास सबसे पहले जो पार्ट है जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है करना, वो है हमारे पास पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो 40 नंबर के हमारे पास पेपर है पूरा रीजनिंग का, 40 क्वेश्चंस है हमारे पास, जिसमें से कि आपके पास 50 से ज्यादा परसेंटेज आपके पास पजल्स और सिटिंग की होगी। तो मैं मतलब अगर ऐसा भी मान लूं कि इस बार 25 मार्क्स आपके सिटिंग और पजल से ही आएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात होगी। 25 नंबर का आपके पास रीजनिंग का पोर्शन बहुत प्यार से आ सकता है। अगर हम यहाँ पर पजल्स एंड सिटिंग की ही बात करें तो 25 नंबर का आपके पास बड़े प्यार से आ सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सबसे ज्यादा आती है और वैसे ही पजल्स तो बहुत ही मुश्किल होती हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाएगा। पजल्स जीरो से लेके हाई लेवल तक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जीरो टू हाई, ठीक है। हाई लेवल से मेरा मतलब है जो मेंस लेवल की पजल्स होती हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो आपका प्रीलिम्स भी मैं देखूंगा और मेंस भी मैं देखूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम प्रीलिम्स भी कराएंगे और मेंस लेवल भी कराएंगे। रीजनिंग के अंदर आपको किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप चाणक्य के इस चैनल पर आ चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आप रीजनिंग यहां से कर सकते हो। ये श्योरिटी है, हम प्रॉमिस देते हैं इस बात का कि आपकी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब मेजर मेजर टॉपिक्स को उठाएं। तो पजल और सिटिंग अपना हो चुका है। अब एक ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, ठीक है। एक ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या होता है अपने पास कि अपने पास ऑर्डर बनते हैं। अब ये भी क्या है, एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट जैसा ही कुछ बनता है, अरेंजमेंट ही बनाना पड़ता है। तो इसके भी 5 क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास 5 नंबर का ये आने वाला है, ठीक है। यहां पर 25 मैंने मैक्सिमम लिए हैं, 20 से 25 हो सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर। और 5 नंबर यहां से अगर ये आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा। इसके बाद अपने पास जो मेजर चीजें हैं वो है सिलॉक्स। सिलॉजिज्म से अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 3-4 और इसमें भी जो मेजर रहता है वो रहता है अपना ओनली आ फ्यू वाला, ओनली आ फ्यू वाला रहता है। तो आपको ओनली आ फ्यू वाले क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, मतलब करवाएंगे तो सब कुछ ही, लेकिन मेजर ध्यान हमारा ये रहेगा कि हम एग्जाम ओरिएंटेड रहें। चौथे पोर्शन की बात कर ले, यहां पर देखो ब्लड, ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन के भी 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें आते हैं हमारे पजल वाले क्वेश्चंस। पजल मतलब पैराग्राफ लिखा होता है, आपको फैमिली ट्री यहां पर बनाना होता है। फैमिली ट्री आप बनाते हैं, देन उसके बाद आपके पास डिस्कशन होती है कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है, एंड देन हम उसका आंसर कर देते हैं। 5वां जो अपने पास टॉपिक है वो है डिस्टेंस। मैं सिर्फ उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो मेजर मेजर है डाउन चलते हुए, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो भी है, ठीक है। इससे अपने 3 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक चीज और बताता हुआ चलूँ आपको, ये भी कुछ पैराग्राफ लिखा होता है, आपको बताया गया होता है कि कोई पर्सन राइट में मूव किया, कोई लेफ्ट में किया, किसी ने इधर किया उधर किया, एंगल्स होते हैं, डिग्रीज में हम घूमते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे समझना चीज को, एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों में से ना कोई एक चीज उठाता है, इन दोनों में से कोई एक चीज उठाएगा। अगर उसने दोनों चीजें उठा ली तो वो 2-2 क्वेश्चन कर देगा आपके लिए, क्योंकि उसे 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज मिला हुआ है। तो या तो वो ब्लड उठा लेता है या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन उठा लेता है। और अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब समझ लो कि दोनों के मिला के 4 या 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, इससे ज्यादा वो नहीं करने वाले। 6th पोर्शन पे आए अगर, तो इनइक्वालिटी आपने पढ़ा ही होगा सबने, इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन ही आजकल पूछे जा रहे हैं, पहले ऐसा था कि इनइक्वालिटी आ ही रही थी। तो इनइक्वालिटी और सिलॉक्स के, अब देखो दोनों ना सेम लेवल के क्वेश्चन हैं। आप कहोगे कि सिलॉक्स थोड़ा मुश्किल होता है, बट नहीं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिलॉक्स और इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं लेवल मैच करते हैं। तो अगर आएंगे दोनों तो वही 3 से 5 दोनों के मिला के। लेकिन अगर एक ही आ रहा है, वैसे मैक्सिमम टाइम्स यही होगा कि इन दोनों में से कोई एक आएगा और इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो दोनों में से कोई एक एक आता रहता है। एक और टॉपिक है हमारे पास जो है सीरीज, जिसको मैं सीरीज बोलता हूं। वैसे आपने कहीं पे पढ़ा होगा अगर, तो आपने या तो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा होगा, कहीं पर अगर आपने सिलेबस देखा हो तो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा होगा, या फिर अल्फा न्यूमरिक सीरीज पढ़ा होगा, ठीक है।
अब इससे डिफाइन नहीं होता है ये चैप्टर, इसलिए मैं सिर्फ सीरीज बोलता हूं, क्योंकि देखो अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब है सिर्फ लेटर्स की बात चल रही होगी, राइट। अल्फा न्यूमरिक सीरीज मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स की बात चल रही होगी। बट अपने पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमारे पास क्या क्या रहता है, देखो जो भी हमारे पास आएंगे उसमें हमारे पास नंबर भी रहते हैं, लेटर्स भी रहते हैं और सिंबल्स भी रहते हैं, राइट। तो इसलिए मैं सिर्फ सीरीज बोलता हूं, क्योंकि सारी चीजें इसमें क्या है, मिक्स होकर अपने पास आने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए अपने, 7 हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने पास जो चीजें और एक्स्ट्रा आने लगी हैं आजकल एग्जाम में, वो है डाटा सफिशिएंसी। अब डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो देखो पहले नहीं आती थी प्रीलिम्स में, बट आजकल ट्रेंड देखा गया है कि इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चंस इसके भी डाल देता है एग्जामिनर अगर उसका दिल कर रहा है। तो डाटा सफिशिएंसी को भी पहले इतना महत्व नहीं दिया जाता था, ना ही कोई इंपॉर्टेंट इतना माना जाता था। हाँ, मेंस के लिए इसको काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था कि ये मेंस में काफी अच्छा आता है, तो मानते थे कि मेंस के लिए ही पढ़ाया जाएगा। बट अब ये क्या है, आपका इसमें भी आने लगा है, ठीक है, तो आप इसको भी छोड़ नहीं सकते। चलिए अब थोड़ा सा मेंस की अगर हम बात करें, मेंस की तरफ अगर हम चलें तो देखो ये सारे जो टॉपिक्स हैं अपने पास, ये सारे टॉपिक्स सेम रहने वाले हैं। अगर हम इन सब की बात करें तो पजल्स 60 to 70% आपके मेंस के एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। थोड़ी देर में मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे क्रैक किया था एग्जाम को, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग मेंस के एग्जाम में मैं नहीं मानता कि आएगी, ठीक है, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं कि आए भी। अगर सिलॉक्स बिल्कुल श्योरिटी से आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन अच्छा वाला आएगा। डिस्टेंस डायरेक्शन वहां पर क्या है, मेंस में क्या है कि सब कुछ आएगा ही आएगा, आपके पास कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इनइक्वालिटी कोडेड फॉर्म में आ सकती है, ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म में आ सकता है, डिस्टेंस डायरेक्शन कोडेड फॉर्म में आ सकता है, सीरीज कोडेड फॉर्म में आ सकती है, या कंडीशंस बेस पे आपके पास आ सकती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे बात करते हैं। तो अगर हम डाटा सफिशिएंसी की बात करें तो प्रीलिम्स के लेवल में आपके पास 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो आपके पास 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है 4 वाले भी बना दे एग्जामिनर, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम में क्या चाह रहा है और आपसे क्या करवाना चाहता है, ठीक है। अगर आप और मेंस की बात करें थोड़ी सी, तो अपने पास यहां पर मशीन इनपुट आउटपुट आता है, जो कि एक अलग ही चीज है, जिसमें आपने कभी भी सिलेबस को अगर पढ़ा होगा तो रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एक साथ पढ़ा होगा। तो मशीन इनपुट आउटपुट कुछ वैसा ही गेम है कि वो आपको वहां पर क्या बता रहा है कि कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही है। अब एक टॉपिक है बिल्कुल लास्ट में मैं बता रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा सीन है आजकल कि कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है। इस साल के आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन आरआरबी के अंदर पहले चाइनीज कोडिंग से 5 क्वेश्चन आते ही आते थे, चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चन आते ही थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि इस साल चाइनीज कोडिंग से बहुत रेयर चांसेस हैं कि किसी शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग देखी जाए। क्लर्क के एग्जाम में देखी जा सकती है, बट पीओ के एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि देखी जाएगी। और इस साल जितने भी एग्जाम्स हुए अभी अपने लास्ट वाले, किसी में भी चाइनीज कोडिंग को पीओ के एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा था। इवन एसबीआई ने तो यहां पर क्वेश्चंस ही हटा दिए, एसबीआई ने तो पूछना ही बंद कर दिया कोडिंग डिकोडिंग से कुछ भी, ठीक है। सीरीज से आ रहे हैं बट कोडिंग डिकोडिंग से कुछ भी ज्यादा ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके पास लेटर, सिंबल और नंबर, इनके कोड्स हमें ढूंढने होते हैं, मतलब कोड्स दिए होते हैं, हमें डिकोड करने होते हैं कि यार ये किस तरीके से इसको माना गया है, मतलब लेटर क्यों लिखा गया है, सिंबल क्यों लिखा गया है, नंबर क्यों लिखा गया है। तो ये सब आपको वहां पर बताया जाएगा, और क्यों आया है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर डिकोड करना है चीजों को। मेंस की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो ऐसा कुछ टफ नहीं आता है। मेंस की बात करें, मेंस की तैयारी भी हम साथ में ही करने वाले हैं बिल्कुल एंड तक। आपका जो एग्जाम है वो 27 जुलाई को होगा पहला, ठीक है। उससे पहले पहले हम प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हाई लेवल तक चीजें पढ़ा दी जाएं, और कुछ मॉक टेस्ट भी करा दिए जाएं, और लाइव हम कर लेंगे कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें शुरू कैसे करना है रीजनिंग को। रीजनिंग को हम कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, और या फिर
हाउ टू अप्रोच। देखो, सबसे पहले तो आपको ये सेशन नहीं मिस करना। सबसे पहली बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सेशन आपको लास्ट तक देखना है। बिल्कुल पहली क्लास है आज, ठीक है, और जो भी अब हमारी आगे क्लासेस होंगी आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है, ठीक है, क्लासेस मिस नहीं करनी है। आप नहीं देख सकते, जैसे कि हमने जितने बजे क्लास डाली उतने बजे आप नहीं देख सकते, लेकिन आप बाद में देख रहे हो तो आपको क्लास मिस नहीं करनी। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। दूसरा, आपको क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा आप कम से कम उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है, नोट डाउन करो आप चीजों को, आप नोट करो चीजों को और अपनी उन चीजों को रिवाइज करो। शुरू में बहुत इजी चीजें आएंगी, एक बार में समझ में आएंगी, है ना, और बट बाद में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होंगी, क्योंकि जब सिलेबस आगे बढ़ेगा तो अच्छी चीजें भी आएंगी, मतलब थोड़ा हाई लेवल की चीजें भी आएंगी। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। जो मैं करता था मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। सेशन नहीं छोड़ना, नोट डाउन करनी चीजें, रिवीजन आपको करना ही करना है जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, ठीक है, और प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे कोई, ठीक है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसपे हम क्वेश्चंस डालेंगे, या फिर आपको टेलीग्राम का कोई हम लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे जहां से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको करना ही है मेजर काम। और अब शुरू करते हैं यहाँ पर कि हम एग्जाम को क्रैक कैसे करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यहाँ पर, सो प्रीलिम्स में मुझे पता है कि 20 से 25 पजल आने वाली हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि 20 से 25 पजल्स आने ही वाली हैं, तो हम क्या करें। तो देखो, शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल स्लो। पजल्स में भी देखो क्या है, मेजर में बता देता हूँ, पजल्स ही नहीं, सिंपल सिटिंग भी है। मेजर इसमें चलेगा क्या आपका कि आपके पास कितने टाइप की पजल या सिटिंग होती हैं और एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है वो भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में जो पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है आपसे एक लीनियर रो वाली, या तो लीनियर रो पूछ लेगा या फिर पैरेलल रो पूछ लेगा, ठीक है, लीनियर या पैरेलल। और एक सर्कुलर की बात जरूर करता है। अगर सर्कुलर की वो बात नहीं कर रहा है, मैं पीओ लेवल की बात कर रहा हूं सर्कुलर की अगर बात नहीं चल रही है तो स्क्वायर की बात हो सकती है, ठीक है। और एक से आपके पास 5-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि एक अगर आपके पास पजल या सिटिंग आई है तो आपके पास 5 क्वेश्चन होने ही वाले हैं। इसमें अपने पास बॉक्स बेस्ड पजल्स भी होती हैं, फ्लोर बेस्ड पजल्स होती हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों सेम है तो कोई एक चीज आ जाएगी, लेकिन इतना ही नहीं होता है। होता क्या है कि अपने पास ये तो आ गया बॉक्स बेस्ड और पजल बेस्ड, ठीक है, इसके साथ अपने पास जो पजल्स आएंगी उसमें वेरिएबल भी आ जाते हैं। वेरिएबल्स भी आपको दे दिए जाते हैं। वेरिएबल्स के नाम पे आपको हो सकता है कि एक वेरिएबल मिल जाए या 2 वेरिएबल मिल जाए। तो वेरिएबल में आपको क्या मिल सकता है, जैसे कुछ भी मान लो आप कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं कुछ, या फिर आपको कोई कलर पसंद है, या फिर कोई कार पसंद है, या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, किसी सिटी में आप रहते हो, या कोई गेम आपको पसंद है। तो ऐसे करके आपको क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ भी ऐसे आपके पास यहाँ पर आ सकता है जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि ये चीजें उसको पसंद है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। फ्लोर बेस में देखो कुछ और भी होता है कि फ्लोर बेस में ऐसा होता है कि फ्लोर प्लस फ्लैट भी होते हैं। ये पजल थोड़ी सी टिपिकल होती है अगर हमने इस पर ध्यान से नहीं किया हुआ है। तो फ्लोर प्लस फ्लैट जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये हमने समझ लिया, यहां पर आगे की बात करते हैं कि और हमें ऐसा क्या है जो इस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, अब सबका ऐसा मानना है कि पजल्स बहुत ज्यादा आती हैं तो हमें पजल्स ही करनी चाहिए, पजल्स ही करनी चाहिए। देखो यार, लास्ट ईयर से हमारे पास टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई है 25 मिनट। उससे पहले ऐसा था कि आप 45 मिनट तक मैथ्स में घूमो चाहे रीजनिंग में घूमो, आपको कोई लेना देना नहीं, एग्जामिनर को आपसे कोई मतलब नहीं, आप मैथ्स करो चाहे रीजनिंग करो। हाँ, बस ये है कि दोनों की कट ऑफ जरूर आती है, दोनों की सेक्शनल कट ऑफ होती ही है, ठीक है। अब सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है तो आपको दोनों देखने पड़ते थे, मैनेज करने पड़ते थे। बट अभी क्या है, लास्ट ईयर से यहाँ पर 25 मिनट मिल गए हैं, यहाँ पर 20 मिनट मिल चुके हैं। अब 25 मिनट और 20 मिनट, अब देखो हमें 25 मिनट में वो 40 क्वेश्चंस करने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम वो करेंगे कैसे और हमारा वो शुरू से ही प्लान रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं मानता हूं कि चलो 20 नंबर की अगर हमारे पास पजल्स आ जाती हैं या सिटिंग आ जाती है, दोनों को मिला के हमारे पास 20 नंबर का आता है, तो बाकी के 20 नंबर तो बचते हैं ना भाई। बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा ना पजल्स पे और सिटिंग पे इतने अच्छी कमांड नहीं है तो मैं कैसे क्लियर करूंगा। तो बड़े प्यार से कर सकते हो यार। मैं कहता हूं कि चारों पजल नहीं करोगे, 2 पजल्स
या सिटिंग तो कर सकते हो यार। अगर 2 पजल भी अगर आप कर सकते हो ना तो एग्जाम क्लियर है आपका। देखो कैसे क्लियर है वो समझना। अगर यहाँ पर 20 नंबर की पजल्स आई तो 20 नंबर का आपके पास मिसलेनियस होगा, राइट। अब इस मिसलेनियस में अगर 20 नंबर का मिसलेनियस आया है, इट मींस कि आपके पास काफी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसे सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन मैक्सिमम 30 सेकंड में खत्म होता है। चलो 40 सेकंड मान लेते हैं, 40 सेकंड मान लेते हैं, 5 क्वेश्चन के 200 सेकंड हुए, इट मींस कि 3 मिनट निकलते हैं हमारे पास। 3 मिनट में हमारे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड का क्वेश्चन एक पैराग्राफ आएगा, आप कहोगे कि सर बनाने में टाइम लग सकता है, ये है वो है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं आपको बनाने में टाइम लगेगा, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 4 मिनट में तो बना लोगे। भाई यहाँ पर 5 क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं, हो सकता है 5 भी मिल जाए तो आपकी किस्मत, ठीक है। चलो ये भी बन जाएगा। अगर डायरेक्शन आएगा तो उसमें तो 3 ही मिनट लगेंगे, उसमें तो 3 ही मिनट मिलेंगे और 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो मान लेते हैं वहां पे भी शायद 5 हो जाए, तो दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, वो हमें भी पता है। अगर दोनों आ गई तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इनइक्वालिटी के भी अपने 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये तो अपने मिनिमम मैक्सिमम 2 मिनट में आप उड़ाओ यार इसको, तो ठीक है 2 मिनट में उड़ाओ। और यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मतलब सॉरी ये यहाँ पे टाइमिंग लिखनी थी, 2 मिनट, और 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और मैक्सिमम 5 भी हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं। तो 3 से 4 तो आप मान के ही चलो, लेकिन 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम है, उन्हें 20 क्वेश्चन वो कैसे भी करके अरेंज करने हैं। तो हम कैसे अप्रोच रखेंगे मैं वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। चलो अब ये तो हो गए अपने 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का इन चारों में से मिला के मैं मान लेता हूं कि आ गया 10 नंबर का। बचे अभी और 10 नंबर। उसमें क्या होगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आएगा ही आएगा। सीरीज का क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन ना सीरीज के फिक्स हैं। एक क्या कहते हैं, उसमें एक नंबर दे दिया जाता है जिसमें हमें पेयर्स ढूंढने होते हैं, कि कोई नंबर दे दिया या लेटर वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नंबर में या फिर वर्ड में पेयर हो सकता है, कि जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया, जैसे लेट से हम कह देते हैं डाउट, एक वर्ड दे दिया, तो वो कह देंगे कि डाउट में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो 1 नंबर का वो आता ही आता है सीरीज का, और एक वर्ड हमें कुछ भी दिया हुआ है, समझ लो कुछ भी दिया हुआ है, उसमें से बोल देंगे कि ये लेटर और ये लेटर हटाओ और कोई मीनिंगफुल वर्ड बताओ कि क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वो एक क्वेश्चन है, फिक्स है। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फिक्स हैं कि ये आने ही आने हैं, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो चाइनीज कोडिंग आपको यहाँ पर अगर मिलेगी, देखो मैं श्योर नहीं हूं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ये है कि हाँ चांसेस हैं कि मिल सकती है, ठीक है। 100% श्योरिटी नहीं है, बट मिल सकती है। अगर मिली तो 5 की मिलेगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि वो मिलने वाली। तो देखो 10 नंबर यहां से आ जाएंगे आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के, 5 नंबर 15 नंबर, 2 17 नंबर ये हो गए, ठीक है। 3-4 नंबर वो कहीं और से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। या फिर देखो इन्हीं में से कुछ 3 चीजें डाल दी या 4 चीजों, चारों की चारों डाल दी, ठीक है, कि 4-4 नंबर के सब कुछ कर देते हैं। तो वो किसी भी तरीके से यहाँ पर शफल कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं। या फिर डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन डाल दिए, 2 क्वेश्चन वो डाटा सफिशिएंसी के डाल दे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके पजल और सेटिंग के बनते हैं, ठीक है। टाइम लगा लेते हैं 3 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, और ये तो इनइक्वालिटी आएगी तो 2 मिनट का काम है। मैं मान लेता हूं सब कुछ आया हुआ है अगर आपके एग्जाम में, मान लेते हैं ऐसा। 7 और 3 10 और 2 12 ऑर्डर एंड रैंकिंग को करने के लिए मान लेते हैं आपके पास कितना, ऑर्डर एंड रैंकिंग को करने के लिए 3 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट में ये हो गया आपका। 15 मिनट में करीब करीब आपने 15 मार्क्स ले लिए। यहां पे समझो 15 मिनट में आपने 15 नंबर ले लिए, 15 मिनट और 15 मार्क्स आपने यहां पर उठा लिए। 15 मिनट में आपने 15 नंबर उठा लिए हैं। अब आपके पास 10 मिनट बचते हैं। कितनी भी बुरी हो मेरी पजल बनाने की क्षमता, मैं 10 मिनट में 2 पजल्स तो प्री की बना ही लूंगा, क्योंकि अगर 4 पजल आई हुई है, यहां पर समझो अगर 4 पजल मेरे पास आई हुई हैं तो 2 इजी होंगी ही, उसमें 2 ऐसी पजल जरूर होंगी जो मैं बना सकता हूं। तो 5 मिनट में एक पजल का अगर मैं एवरेज उठाऊं तो 10 नंबर मेरे यहां पर और ऐड होते हैं, और मेरे बनते हैं 25 नंबर। मेरे 25 नंबर बनते हैं, और ये मैं शुरुआत के लिए बता रहा हूं आपको। इसके बाद हम और चीजें बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो अभी ये शुरुआत के लिए है जो कि मैं कर सकता हूं शुरू में, बट आगे जब मेरी स्पीड इंक्रीज होगी, जब मैं स्पीड इंक्रीज कर लूंगा, तो ये जो 15 नंबर मैंने 15 मिनट में उठाए हैं ना,
इसको मैं 10 मिनट में उठा के ले जाऊंगा कि 10 मिनट में मुझे 15 नंबर उठाने हैं हर हाल में। अगर मैं 10 मिनट में 15 नंबर उठा लूंगा, समझो आप, अगर मैं 10 मिनट में 15 नंबर उठा रहा हूं तो मेरे पास 15 मिनट बचते हैं और 15 मिनट में मैं 3 पजल्स तक जा सकता हूं और मेरे जो मार्क्स हैं वो 30 तक पहुंच जाएंगे। तो 30 मार्क्स रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर आप आरआरबी पीओ के अंदर बना रहे हो। और ये इस तरीके से हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं भी यही किया करता था कि मैं क्या करता था, देखो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, ना मुझे कोई बताने वाला था, ना मुझे कुछ पता था, ठीक है। बट उसके बाद एग्जाम्स दिए, पहले साल एग्जाम दिया, कुछ क्लियर नहीं हुआ, बट हाँ अगले साल जितने भी एग्जाम्स दिए, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, जो भी एग्जाम्स दिए थे सब क्लियर हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल एक ही अप्रोच रखी थी कि सबसे पहले मिसलेनियस पे स्पीड बनानी है, चाहे हो जाए कुछ। मिसलेनियस के अगर 20 क्वेश्चन आएंगे ना, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि टाइम लिमिट थी, ठीक है, बट स्टिल हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता था कि दूसरे सेक्शन में कम ना रह जाए। तो मिसलेनियस के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मेरा फोकस ये रहता था कि 10 मिनट में ये कैसे भी करके मुझे खत्म करने हैं, क्योंकि मुझे आगे के लिए भी टाइम मैनेज करना है, और पजल अगर कोई फंस गई तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक पजल को मिनिमम 5 मिनट अगर भी दे भी रहा हूं तो मैं 3 पजल्स कर सकता हूं 15 मिनट में, ठीक है। मैं 3 पजल्स अगर कर दूंगा तो देखो 20 क्वेश्चन अगर मैं 10 मिनट में कर रहा हूं तो मेरा कितना स्कोर बन जाएगा, 35। मेरा स्कोर 35 तक पहुंच सकता है अगर मैं अपने आप को या 10 मिनट पे लाके रख दूं 20 क्वेश्चंस के लिए। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा रीजनिंग के अंदर कि आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस मिसलिनियस के सारे खत्म करो, जिससे कि आपको आगे 15 मिनट मिले कि अगर कभी गलती से खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आए किसी पजल में और आप फंस जाओ, उसमें 5 मिनट की जगह आपको 6-7 मिनट लग जाए, तब भी आपके पास 15 मिनट है कि आप कर सकते हो उसको, ठीक है, कि आप तीसरी पजल तक जा तो सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। और एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ रीजनिंग के सेक्शन के लिए, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, और मैथ्स के लिए क्या है कि आप मैथ्स के लिए स्पीड बढ़ाओ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप स्पीड मैथ पे ज्यादा ध्यान दो। मतलब स्पीड मैथ से मेरा सिंपल सा एक ही मतलब है, यहाँ पर कैलकुलेशंस पे आपकी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर, और कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सो कैलकुलेशन आप यहाँ पर अच्छे से करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की। देखो, बिगिनर्स के लिए तो यही है कि आप सिर्फ अभी मिसलेनियस पे ध्यान दो और पजल्स हम धीरे धीरे करके अपनी कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे रिपीटर हैं, अब जो रिपीटर है, मैं रीजनिंग के बारे में उनको बता देता हूँ कि देखो यार, होता क्या है कि या तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकला या फिर आपका मेंस नहीं निकला, दोनों में से कोई एक बात है। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं आपका मेंस की वजह से रह गया हो। ऐसा भी हो जाता है कि मेंस में मार्क्स कम रह गए तो हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया, बट हमारे जो बाद में मेरिट लगी 80-20 वाले रेशो से, उसके थ्रू हमारा जो है वो मार्क्स थोड़े से कम रह गए, तो वो हो जाता है। तो देखो, जिस बच्चे का प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है उसको तो एज ए बिगनर ही शुरू करना चाहिए। और जो मैंने बताया उसको कि पहले मिसलेनियस पे अपना ध्यान रखें कि 20 क्वेश्चन अगर मिसलेनियस के आ रहे हैं तो किसी भी तरीके से मुझे वो 10 मिनट में उड़ाने हैं, चाहे हो जाए कुछ। 10 से 12 मिनट आप लो यार और उड़ा दो 20 क्वेश्चन। तो मिसलेनियस को आपको उस तरीके से उड़ाना है। और फिर पजल्स को आप क्या करो, 15 मिनट बचते हैं आपके पास यार, 3 पजल बड़े प्यार से बन सकती हैं 15 मिनट में। आरआरबी पीओ की पजल्स इतनी टफ भी नहीं होती हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया ना तो मैं मानता हूं कि 10 मिनट में आप 3 पजल्स उड़ा दोगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 10 मिनट में आपकी 3 पजल्स जो है वो बहुत प्यार से हो सकती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स तो क्लियर कर पा रहे हैं लेकिन मेंस में आके अटक जा रहे हैं। तो देखो भाई, जो भी आप मेंस में अटक रहे हो, सबसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, और वो आज से शुरू कर देना, क्योंकि देखो अगर मेंस में अटक रहे हो ना तो सिर्फ एक ही परेशानी है। मेंस अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा तो सिर्फ एक ही परेशानी है, वो है आपके मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक, तो वही आपकी परेशानी है। देखो, प्रीलिम्स की अगर बात करें, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की है इस बारे में, आज दोबारा कर रहा हूं कि भाई प्रीलिम्स के ना आप करीब करीब 40-50 मॉक्स लगाते हो, मिनिमम इतने मॉक्स आप लगा देते हो। भाई प्रीलिम्स के अगर इतने मॉक्स लगा रहे हो और उसके बाद आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, तो इट मींस कि मेंस भी तो आपसे वही डिमांड करना चाहता है कि भाई मेरे भी 40 से 50 मॉक्स लगाओ, तभी तो मैं क्लियर होऊंगा। भाई प्रीलिम्स के आपने 40-50 मॉक्स लगाए हैं अगर, तो आपको ये पता चल गया यार, एक एक मॉक में आपको समझ में आ गया कि यार ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है कि इस मॉक में ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी यही आया है। तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न मिल जाता है कि यार ये चीज तो आनी ही आनी है और ये चीज ऐसे होगी।
और मैं उस पर कमांड बना लूंगा। ठीक है, मेंस के मॉक में क्या हो रहा है कि हम जा ही नहीं रहे करने, मेंस की मॉक ही नहीं कर रहे हम। मेंस की मॉक हम कर रहे हैं 4 या 5, वो भी हम कब कर रहे हैं, जब प्री का रिजल्ट आ जा रहा है। भाई प्री का रिजल्ट आ जा रहा है, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं कि यार पता नहीं हम मेंस देने जा रहे हैं या नहीं। तो एक सबसे पहले ये चीज करनी पड़ेगी, भाई प्रीलिम्स दे के आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप मेंस भी जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि आप मेंस जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वहां पे तैयारी शुरू कर दो भाई अगले दिन से। ठीक है, मॉक लगाना वहां से शुरू कर दो। लेकिन आपको पता है कि नहीं जा रहे तो फिर दूसरे एग्जाम के प्री की तैयारी करो, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना तो फिर दूसरे एग्जाम के लिए भागो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि मेंस जा रहे हो तो भाई उसके मॉक्स ना प्लीज लगाना शुरू कर दो। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आज अगर आपने ये वीडियो देखा है, अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो मैं ये कहूंगा कि यार मेंस नहीं हो रहा ना, मेंस के मॉक लगाओ मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि मेंस के मॉक अगर आप एक महीने लगातार लगाते रहोगे ना, 30 मॉक्स बनते हैं यार आपके पास ना, पुराने मॉक्स भी बहुत पड़े होंगे जहां से भी आपने लिए होंगे। और बाकी अब हम भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे मॉक्स। ठीक है, वो मतलब देंगे, हम भी अच्छे मॉक्स बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने रिजल्ट्स निकाले अपने मॉक्स के थ्रू, तो अब हमें लगता है कि हम रेलिवेंट चीज बना रहे हैं और हम उस चीज को भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और काफ़ी रिजल्ट्स हमने निकाले हैं चाणक्य इंस्टीट्यूट से। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, तो मेंस के मॉक लगाना भाई शुरू कर दो यहाँ पर, क्योंकि आप अगर मेंस के मॉक नहीं लगा रहे हो तो आपको वहां पे पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जाम में पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पैटर्न क्या चल रहा है, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। रीजनिंग के अंदर तो 60-70% आपके पास पजल्स ही आनी है मेंस में, ये बात श्योरिटी है। और बाकी जो भी मिसलेनियस आएगा वो कोडेड फॉर्म में आएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड इनइक्वालिटी। और जो कोडिंग डिकोडिंग आएगा या फिर आपका सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे उसमें कंडीशंस होंगी बहुत सारी, तो उन चीजों पे आपका फोकस नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास मेंस ना निकलने की वजह है। अब मेंस निकलना तो है, लेकिन अब एक चीज और समझो, मेंस को सिर्फ निकालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए 100 मार्क्स का। मतलब जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 100 मार्क्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि 80-20 का रेशियो बनता है। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, जैसे मान लो आपके 100 नंबर ही आ गए, तो आपको इसमें से 40 मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। और इंटरव्यू में अगर आपके रह गए 40 नंबर, मतलब मान लो 40 सिर्फ पास हुए हो, तो यहां से आपको मिलने वाले हैं 8 नंबर। आपके रह गए 48 और कट ऑफ गई है 50, तो आप तो फिर से रह गए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि आप इंटरव्यू में नंबर खींच पाओगे या नहीं। ठीक है, और ये तो आपके ही हाथ में है। इंटरव्यू का आपको नहीं पता चलेगा कि आपका अच्छा गया या बेकार गया, लेकिन इसका तो आपके ही हाथ में है। मेहनत करो और इसको 100+ तक ले जाओ यार, 100+ तक मारो इस चीज को। क्योंकि देखो मेजरली जो स्टेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास गिरती है। अगर आप 25 का मार्जिन रख पाओगे ना, तो इंटरव्यू में आप इस पे भी क्लियर कर जाओगे, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए अभी जो मेंस में रह जा रहे हैं बच्चे, कि यार मॉक्स लगाओ, दबा के मॉक्स लगाओ। मैं कह रहा हूं 40 मॉक्स लगा दो। और आप लोग क्या करो कि यहाँ पे ना प्री के मॉक्स छोड़ दो अभी के लिए, आप जो प्री के मॉक्स हैं वो 1 महीने पहले से लगाना शुरू करना, क्योंकि आप उस चीज को टैकल कर लोगे। लेकिन आप मेंस को नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए मेंस के मॉक लगाना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस के लिए जो अपने अपने आपके पास होनी चाहिए वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर करने हैं, और हम भी जो है डेली बेसिस पर रोज सुबह आपको 8 बजे वीडियो मिलती होगी करंट अफेयर्स की, हमारे चैनल पर मिल जाएगी रोज सुबह 8 बजे। और सिर्फ वो करंट अफेयर्स कराए जाते हैं वहां पर जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के। इररेलीवेंट कुछ भी नहीं कि आपको 50-50 क्वेश्चंस करा रहे हैं या 50-50 पॉइंट्स बता रहे हैं, नहीं। 10 या 20 कुछ टॉपिक्स शायद हमारे सर जो है वो डिस्कस करते हैं, मयंक सर। तो आप उस वीडियो को देखें और उससे आप करंट अफेयर्स अपना शुरू करें। ठीक है, और अगर आपको उनकी पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होती है तो आप कमेंट करके भी कह सकते हो कि सर हमें इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये तरीका रहेगा आपका मेंस को क्लियर करने का। देखो मेंस को कैसे क्लियर करेंगे, टैकल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप मॉक्स पे ध्यान दो, और अगर आप अपने मॉक्स पे यहाँ पर इंक्रीज कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको जो मेंस है वो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और प्रीलिम्स के जो मॉक्स शुरू करने होंगे वो हम बता ही देंगे कब से क्या करना है और कैसे करना है। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, उसमें हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है कैसे है। तो उसे मिस मत करना, और उसे क्या किसी भी क्लास को मिस मत करना, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो। और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स जरूर देखना। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।